राइट। तो तो इन हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो जाता है, माइग्रेशन पार्ट अलग हो जाता है। अब अगर हम्म। हम लेके चलें डेवऑप्स के लिए, तो डेवऑप्स के लिए इनबिल्ट टूल भी होते हैं जीसीपी में, और अपार्ट फ्रॉम जीसीपी भी हम थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते हैं, जैसे गिटहब वगैरह है। हम्म। एक, तो उनको भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा अच्छा, सबसे पहली चीज, जैसे हम्म, सभी क्लाउड के अपने इनबिल्ट असेसमेंट टूल हैं, हाँ। ऐसे गूगल क्लाउड का क्या है? अब गूगल क्लाउड का हम दिखाते हैं तुम्हें। सर, जहाँ से कहानी शुरू ही होती है ना। सबसे पहले तो असेसमेंट टूल हो गया तुम्हारा, फिर डेवऑप्स टूल हो गए, फिर इसको हम मेन प्रोजेक्ट पे जैसे लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, कोई भी केस आया, डैशबोर्ड, हाँ। ठीक है ना, एक मिनट एक उसका मिनट असेसमेंट हुआ, ठीक है, एक उसका देखा कि ये अभी ये क्लाउड पे जा सकता है, रेडी टू गो है, ये नहीं जा सकता, राइट। आ रहे हैं असेसमेंट पे। पहले स्टार्ट करते हैं कि डैशबोर्ड क्या है। डैशबोर्ड को एक तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें, कलर लेते हैं यहाँ से। डैशबोर्ड इन द सेंस जो हम्म, कंजम्पशन का हमें वो दिखाता है हाँ, मतलब हमारे, जो भी है जो ना। भी हमारा प्रोजेक्ट है या कुछ भी है, समझ तो गया। यहाँ पे हमें एक तो ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आएगा। फिर ये देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा हमारा, कि क्या प्रोजेक्ट नेम है। प्रोजेक्ट नंबर, हर एक प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट नंबर अलॉट होता है, और प्रोजेक्ट आईडी होता है। तो प्रोजेक्ट नंबर तो हमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट प्रोजेक्ट आईडी, क्योंकि कहीं पे भी अगर हम टेराफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम प्रोजेक्ट आईडी को ही लेके चलते हैं। तो बहुत से केसेस में प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम तो सेम हो सकता है, बट कहीं कहीं होता है कि डिफरेंट भी होता है। तो ये प्रोजेक्ट इन्फो यहाँ पे मिल जाएगी। फिर अगर हमें सेटिंग्स की सेटिंग जाके देखनी है, क्या चेंज करना है, या हमें प्रोजेक्ट डिलीट करना है शट डाउन करने के लिए, तो शट डाउन करने के बाद भी 30 दिन तक हमारा प्रोजेक्ट अवेलेबल रहता है, उसको रिस्टोर कर सकते हैं हम। तो डैशबोर्ड पे ये तुम्हें ये डिटेल यहाँ मिलेगी। यहाँ सेटिंग्स से जाओगे तो इसकी सेटिंग्स देख सकते हो, जो भी पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट में एंटर किए हो। ये जो भी प्रोजेक्ट यहाँ नेम दिखाएगा, प्रोजेक्ट आईडी दिखाएगी, उस प्रोजेक्ट की सेटिंग को चेंज करना है यहाँ पे। इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये बिलिंग सेक्शन है, ये डिफॉल्ट है तुम्हारा डैशबोर्ड। अगर हम कस्टमाइज पे जाते हैं, ठीक है, अभी हम इरेज करते हैं ज़रा सा, फिर ये कस्टमाइज पे गए। अब कस्टमाइज में हमें क्या चीज़ें ऑप्शंस बढ़ गए हैं, देखो क्या क्या चीज़ें ऑन है, क्या ऑफ करना है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम सारी चीज़ें हैं ये ऐड करना है, जैसे ऐप इंजन का भी डालना है, ऐड चार्ट करना है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड चार्ट इसको इनेबल कर देंगे। जो चार्ट हमें जिस तरह से करना है, चार्ट को हम यहाँ पे ऐड करके वो दिखा दे सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने ऐप इंजन को ही ऑन किया है, ठीक। इसके बाद ये कंप्यूट इंजन में सीपीयू परसेंटेज वगैरह, ये सारा कुछ तुम्हें डैशबोर्ड पे ही आ जाए, तुम्हें अलग से कंप्यूट इंजन पे जाके ना देखना पड़े उसे, ठीक। तो ये तो कस्टमाइजेशन का पार्ट हो गया, जैसे हम जो जो हमने चीज़ें की हैं। कुछ चीज़ें हटाना चाहते हो तो वो भी हटा सकते हो। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेटिंग पे हम जाके देखते हैं कि सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये अब ये पर्टिकुलर तुम्हारे प्रोजेक्ट सेटिंग आ गई। तो प्रोजेक्ट सेटिंग पे यहाँ पे ये देखोगे तुम कि ये प्रोजेक्ट नेम आ गया, ये प्रोजेक्ट आईडी आ गया, और प्रोजेक्ट नंबर। अब अगर मुझे प्रोजेक्ट को शट डाउन करना है या किसी प्रोजेक्ट को मूव करना है, मूव करने का क्या मतलब होगा कि हम पर्टिकुलर जैसे अगर गूगल की हायरार्की की बात करें, तो गूगल क्या होता है, सबसे पहले हमारा ऊपर होता है, सबसे ऊपर आएगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आता है फोल्डर। फिर यहाँ से ये नीचे आ गया, ये तुम्हारे यहाँ पे फोल्डर बन गया। डिज़ाइन अच्छी नहीं है मेरी, तो उस पर मत जाना। अब फोल्डर के अंदर फिर मैं आऊँगा, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया, या फोल्डर के अंदर मैंने कोई सब फोल्डर बना दिया, ठीक। तो अब ये देखो कि प्लॉट प्लॉट वाले को जगह पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो नॉन प्लॉट वाला प्रोजेक्ट प्लॉट वाले फोल्डर के अंदर आ गया। तो हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। हम इसको उठा के प्लॉट वाले को प्लॉट में डालना है तो प्लॉट में डाल देंगे, जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस फोल्डर के अंदर वो प्रोजेक्ट मेरा मूव कर जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि प्रोजेक्ट मूव करना है, तो ये कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, जीएस util कमांड से, और यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। शट डाउन करना है,
तो मुझे प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करनी होगी पहले, ठीक। और उसके बाद प्रोजेक्ट शटडाउन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन दे देता है। ये देखो, द प्रोजेक्ट विल बी शेड्यूल्ड टू बी डिलीटेड आफ्टर 30 डेज, मतलब 30 डेज तक तुम्हारा प्रोजेक्ट अवेलेबल रहेगा, उसको किसी भी टाइम पे रिस्टोर मार सकते हो तुम, तो सेम प्रोजेक्ट वैसे ही आ जाएगा। तो जो फ्री वाले अकाउंट पे हम लोग काम करते हैं ना, काम खत्म हुआ, प्रोजेक्ट शट डाउन कर दिया, बिलिंग बंद हो गई उसकी। फिर उसको 30 दिन से पहले अगर मुझे लग रहा है नहीं यार फिर से उसी प्रोजेक्ट में काम कर लेते हैं, जाके रिस्टोर मार दिया। रिस्टोर मार के जो चीज़ जैसे बनी थी वैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको, तो उतने दिन के लिए हमारी बिलिंग बंद हो जाएगी, ठीक। तो ये तो हो गया तुम्हारा डैशबोर्ड का सेटिंग वाला पार्ट, जो प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाके कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं डैशबोर्ड पे वापस, ठीक। अब ये हो गया बिलिंग वाला पोर्शन, यहाँ पे आता है। बिलिंग वाले पे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, देख लिए होगे वो भी। फिर आती है एक्टिविटीज़। अब किस यूज़र ने क्या चीज़ डिलीट किया, क्या चीज़ क्रिएट किया, वो हम एक्टिविटीज़ के अंदर देखते हैं। और रिकमेंडेशन, कोई नया भी अपडेट आता है कुछ तो वो रिकमेंडेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम पहले एक्टिविटीज़ चेक कर लेते हैं कि एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ पे गए, और ये इधर की तरफ हमारे फिल्टर्स हैं कि किस बेस पे हमें क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। अब जिस यूज़र ने भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटी की होगी, कुछ डिलीट किया, कुछ क्रिएट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब हमको, लॉग्स की तरह हो गया हाँ बेसिकली। ये लॉग ही हैं सारे, ठीक। अब यहाँ पे क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है वो हम सर्विस वाइज यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। कोई सर्विस हमें हटाना है बिलिंग का या कुछ डेवलपमेंट का, तो वो हम उसको वैसे यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। रिसोर्स भी देख सकते हैं, अब ये जो जो रिसोर्स है, बिग क्वेरी है, क्या है, जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे यहाँ रिसोर्स आ रहे हैं। मुझे जिसको जिसकी ज़रूरत होगी वो मैं फ़िल्टर कर लूँगा और आ जाएगा। इसके बाद ये लेटेस्ट वाइज हमारा दिखा रहा है। अब हमें 12 घंटे पहले का या 6 महीने पहले का देखना है तो वो हम यहाँ पे फ़िल्टर करके ले आ सकते हैं। अब मान लो मैंने अक्टूबर का नहीं, मुझे देखना है अप्रैल का, ठीक है। कितने तारीख का? 8 तारीख का, ठीक। क्लोज किया ये और सर्च कर दिया। तो ये जितना टाइम लगाएगा सारा कुछ फिल्टर करके हमको दे देगा कि उस डेट में या उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में क्या क्या काम हुआ है। तो ये तो हो जाती है एक्टिविटीज़ को लॉग्स वगैरह चेक करना। यही चीज़ें मैनुअली अगर ऑटोमेट की बात करें तो मॉनिटरिंग एंड लॉगिन वाला पार्ट जो है वहाँ से देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम लैंडिंग जोन की बात करें तो लैंडिंग जोन में हमें कनेक्टिविटी करनी होती है ऑन प्रेम से या किसी अदर क्लाउड से। तो उसके लिए बीपीएन बनाना है या किस तरह से बनाना है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम किस पे उसको मूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो माइग्रेशन में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, चार चार स्टेप होते हैं: असेसमेंट, प्लानिंग, डिप्लॉयमेंट और ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। करेक्ट। तो अगर असेसमेंट की बात करें तो गूगल का अपना असेसमेंट टूल है, थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं असेसमेंट के लिए। कई कंपनियां हैं जो अपने इन हाउस टूल भी यूज इन कर हाउस रही हैं, टूल यूज़ करती हैं। एल्गोरिदम बेस्ड वगैरह तो जो है। वो सबके डिफरेंट होते हैं वहाँ पे। अब वो असेसमेंट से क्या होता है, एक तरह से समझ लो कि एक एक्सेल शीट निकल जाती है कि कितने रिसोर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, किस टाइप की कनेक्टिविटी है, सारी डिटेल उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद उसको फिल्टर करना होता है कि मूव ग्रुप क्रिएट करते हैं। कि अब मूव ग्रुप का मतलब है कि हम उसकी पहले ग्रुपिंग कर लेंगे कि कौन सा सर्वर किस पे डिपेंडेंट है, उसकी सारी डिपेंडेंसी। अब मान लो कि डेटाबेस सर्वर है तो डेटाबेस सर्वर कहीं ना कहीं किसी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होगा। तो जब माइग्रेट करेंगे तो फिर हम उस हिसाब से ही माइग्रेशन करेंगे उसको कि उसको पहले पूरा एक हमने, ही ग्रुप में रखें। हाँ, कि हमने पहले एप्लीकेशन सर्वर को माइग्रेट कर दिया, फिर डेटाबेस सर्वर को माइग्रेट कर दिया, माइग्रेट करने के बाद उसकी कनेक्टिविटी क्रिएट कर दी और वहाँ पे रन करके देख लिया, उसके बाद हमारा ओके होगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा सर्वर नहीं है, एक एप्लीकेशन सर्वर है, एक डेटाबेस सर्वर है, तो हम पूरे को एक साथ भी माइग्रेट कर सकते हैं। बट जहाँ पे डेटाबेस की माइग्रेशन की बात आती है, गूगल का डेटाबेस माइग्रेशन के लिए क्लाउड माइग्रेशन है, जो एक इनका टूल है जो यूज़ करते हैं बेसिकली डेटा माइग्रेट करने के लिए। इधर हम क्लाउड माइग्रेट पे जा सकते हैं या फिर हम
इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी है कि अपने डेटा वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ स्टोरेज पे डाल के और वहाँ से जो भी हमारा डेटाबेस सर्वर है उस पर एक्सेस कर लेते हैं उसको। डेटाबेस सर्वर हम यहाँ पे नया बिल्ड करते हैं। या तो फिर हमारे साथ ये भी हो सकता है कि हम गूगल मैनेज्ड प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें। गूगल मैनेज मतलब कि तुम्हारा जो भी सीक्वल हो या माई सीक्वल है या पोस्टग्रेस सीक्वल हो, ये तीन सर्विसेज प्रोवाइड करती है गूगल, जो गूगल मैनेज प्लेटफॉर्म में आते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी डेटाबेस सर्वर हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट उसको मैनेज करने का काम जो है बैकएंड से गूगल ही करेगा। उस पर अपडेट डालना है, उसका बैकअप लेना है, रिस्टोरेशन है, उन सब चीज़ों के लिए गूगल के पास ही जाना होगा। तो वो हम सर्वर बिल्ड करके और जो भी डेटा है हमारा वो डेटा हम उस पर यूज करते हैं। अच्छा, ठीक। माइग्रेशन के मैथोलॉजीज क्या क्या हैं? जैसे कई कई में मतलब एक होता है वर्चुअल लिफ्ट एंड शिफ्ट, एक होता है कंटेनराइज में भी कर हम्म, सकते हैं, जैसे ये दिखा रहा देखो है तुम्हारा ऊपर। हम्म नहीं, ये तो तुम्हारा प्लानिंग का दिखा रहा है ना कि एसेस करेंगे तो असेसमेंट के लिए असेसमेंट टूल होगा, फिर प्लानिंग पे जाएंगे, फिर डिप्लॉयमेंट होगा, उसके बाद लास्ट में उसको चेक करते हैं जो टेस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है कि परफॉर्मेंस वगैरह टेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं। अब प्लान में हमारा आ जाता है कि हमें किस तरह से करना है, हम लिफ्ट एंड शिफ्ट करेंगे या फिर हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू करेंगे। तो इसमें गूगल में क्या क्या ऑप्शन है? 5 ऑप्शंस होते हैं इसके। गूगल में भी सारे ऑप्शन सारे हैं गूगल में, बट गूगल के टूल्स अलग अलग। अब जैसे अगर क्लाउड के लिए जा रहे हो तो क्लाउड माइग्रेट यूज करोगे। फिर अगर सर्वर माइग्रेशन के लिए जा रहे हो तो M4CE, जिसको मतलब पहले तो ये बेलोस्टारा था, फिर बेलोस्टारा से रीनेम हुआ, नेम चेंज करके इसको माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन किया गया। अब ये ओके। फिर से इसको चेंज कर दिए हैं, ये माइग्रेट फॉर वर्चुअल मशीन करके आ गया ऑप्शन। अच्छा। फिर उसके बाद अगर तुम्हें क्यूबरनेट्स वगैरह माइग्रेट करने हैं तो क्यूबरनेट्स माइग्रेट करने के लिए इनका दो तरह से जैसे ये कम माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन है, वैसे ही माइग्रेट फॉर क्यूबरनेट्स है। और या फिर एंथोस यूज़ करते हैं। मल्टी क्लाउड पे अगर हमें यूज़ करना है तो मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए एंथोस यूज़ करते हैं, जो मल्टी क्लाउड के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है हमको। ठीक है। जैसे अब मान लो एज्योर पे भी कुबरनेट है, तुम्हारा AWS पे भी AWS है, पे। GCP पे भी है। तो उसको मैनेज करने के लिए तीनों तीनों पे अलग अलग से लॉगिन करने की नीड नहीं है। एंथोस क्रिएट करेंगे, एंथोस की कनेक्टिविटी AWS से भी कर देंगे, एज्योर से भी कर देंगे, और एंथोस के ही कंसोल से हम तीनों को मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें टूल वाइज अगर आओगे, अभी तो ये देखो इस डेट में है नहीं, कुछ तो आया नहीं। ठीक। एक ऑप्शन यहाँ पे जब क्यूबरनेट्स पे आओगे तो माइग्रेट फॉर कंटेनर्स ये आ रहा है ऑप्शन। ठीक, ये कंटेनर माइग्रेट करने के लिए, क्यूबरनेट सर्विसेज को माइग्रेट करने के लिए, जो भी हमारे अंदर उसके अंदर जो भी कंटेनर बना रखे होंगे, जो भी डिप्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, वो सारी हम इससे कर सकते हैं। फिर अगर कंप्यूट इंजन में आओगे, ये सीक्वल में आओगे, तो यहाँ पे सीक्वल में तीन तीन सर्विसेज हैं, तीन टाइप के डेटाबेस, लाइक माई सीक्वल है, सीक्वल है, MS इक्वल, हाँ वही हाँ। MS सीक्वल, और पोस्टग्रेस नो सीक्वल। सिक्वल, हाँ। ठीक। अब अगर हम यही कंप्यूट इंजन में देखें तो माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन हो गया है। इसी को M4C माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन बोलते थे, अब ये माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन हो गया। ठीक। इसको यहाँ इसमें भी दो वर्जन है, 5.0 एंड 4.0, 4.x। 4.x में 4.11 जो है वो लास्ट था, उसके बाद 5.0 आ गया। इन दोनों में भी काफ़ी डिफरेंस है। जो 5.0 है वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और 4.x की जो है वो किसी भी चीज़ पे मतलब वर्क कर सकता है, लाइक तुम्हारा VMware हो या कोई क्लाउड हो, बट हाइपर वी के साथ काम नहीं करता है। हाइपर वी पे काम करना है तो फिर हमें कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना होगा। ठीक है। तो इतना। हाइपर वी हाई VMware का है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट। हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट। अब जहाँ पे मान लो अगर ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि नहीं, मेरा तो इन्वायरमेंट हाइपर वी पे है, VMware पे नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे भी है कि भाई हम या तो थर्ड पार्टी कोई टूल देख के वो यूज़ करें,
नहीं तो श्योर लाइन माइग्रेटर आता है इसके, जब मार्केट प्लेस में जाओगे गूगल के, मेरा ऊपर, हाँ हाँ, चौथे नंबर। तो यहाँ से श्योर लाइन करके ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड हाँ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें सरना श्योर लाइन हाँ। माइग्रेटर, ये थोड़ा सा इंटरनेट हमें लग रहा है ये है, ठीक है। इस पे इसकी जाके इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या करता है। तो ये तुम्हारा किसी भी मतलब अगर तुम्हें VMware से भी करना है तो भी हो जाएगा, फिजिकल मशीन के लिए भी यूज़ हो जाता है। फिर अगर माइक्रोसॉफ्ट का है हाइपरवाइजर तो उस पे भी हो जाएगा, सिट्रिक्स का हाइपरवाइजर है उस पे भी हो जाएगा। तो वहाँ पे ये यूज़ होता है, वहाँ पे हम माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन नहीं यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या इन्होंने लेटेस्ट चेंजेस किए हैं वो भी हम नहीं देखे हम्म, हैं। जब से ये माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन हुआ है, तो इसको मैंने उस समय से काम नहीं किया। अभी क्या इन्होंने चेंज किया होगा क्या नहीं है वो इसके अंदर, मतलब एक ये ओवरव्यू हो हम्म, गया। अब अगर असेसमेंट करना है तो असेसमेंट भी अगर हम गूगल पे जाके सर्च करें असेसमेंट टूल, तो ये है तुम्हारा देखो 4.x स्विच करने के लिए, अभी चेंज कुछ नहीं किया इन्होंने। और ये बाय डिफ़ॉल्ट 5.0 पे रन करता है। 4.x मतलब 4.11। तो उसमें ये तुम्हें डैशबोर्ड ऐसा कंसोल नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने यहीं पे सारा कंसोल दे दिया है, डैशबोर्ड, सोर्स, माइग्रेशन, ग्रुप, टारगेट, सब कुछ यहीं दिखेगा। यहीं पे तुम्हें सोर्स भी ऐड करना है, चाहे वो VMware हो चाहे GCP हो, जो भी है। टारगेट भी तुमको यहीं ऐड करना है, सारा कुछ तो यहीं से ये कंट्रोल होता है। इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर 4.x पे हम स्विच करेंगे तो इसमें हमें डाउनलोड करना होता है, उसको इंस्टॉलेशन करना होता है, उसका सारा यहाँ पे। ठीक, अब इसको स्विच करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम पहले असेसमेंट टूल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम असेसमेंट सर्च करेंगे, ये आ जाएगा क्लाउड फिजिक्स। हमारे यहाँ जो यूज़ होता है मार्केट प्लेस प्रोडक्ट है क्लाउड फिजिक्स, यहाँ से इसको। एसक्यूएल में ये वाला यूज़ किया था। हाँ, और भी ढूंढोगे और भी टूल्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्टनर है क्लाउड फिजिक्स, मतलब थर्ड पार्टी गूगल है। का, हाँ। तो ये साइन अप करके यहाँ से क्रिएट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और अगर देखना है तो और भी टूल्स हैं जो नीचे हम्म। लिस्टेड आ ही रहे हैं। और बाकी हर एक टूल का काम अच्छा, एक ही होता है कि इसके पूरे लिए डेटा इन्वायरमेंट। क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए, तो वन टाइम लॉगिन करना होता है इसमें। नहीं नहीं, कस्टमर की साइड से हम हमें क्या क्या कस्टमर की साइड से, अब मान लो जैसे इन्वेंटर चाहिए? VMware का असेसमेंट कर रहा हो, ठीक है। हाँ। तो VMware का एक्सेस चाहिए होगा तुमको। और इसके ये अगर क्लाइंट बेस्ड है तो इसका क्लाइंट तुम्हें वहाँ इंस्टॉल करना होगा। क्लाइंट सारा डेटा पुल कर लेगा वहाँ से, जो ओके। भी रिसोर्स है, नंबर ऑफ रिसोर्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ तुमको ले आके ये एक एक्सेल शीट या चार्ट व्यू हर तरह से बना के तुमको वहीं पे दे देता है, वहाँ से तुम्हें डाउनलोड करना होता है। तो वो असेसमेंट टीम को देना होता है मेनली। असेसमेंट टीम को हम डेटा ही देते हैं, और असेसमेंट टीम क्या करती है उसको सेग्रीगेट करके फिर हमको दे देती है। और कहीं कहीं पे ये होता है कि असेसमेंट भी हम ही लोगों से करा लेते हैं कि भैया टूल दे दिया है, असेसमेंट कर लो और भेज दो। तो उसको कॉन्फ़िगर करना होता है मेन। अगर इसके बारे में भी ज़्यादा देखना है तो यूट्यूब में भी तुमको मिल जाएगा। और जब इस पे जाओगे, इसकी खुद की वेबसाइट है क्लाउड फिजिक्स। तो अगर मान लो जैसे गूगल पे जाते हैं, हाँ नहीं, वो तो देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिक। ठीक, असेसमेंट टूल, ये आ गया HPE क्लाउड फिजिक्स। इसमें तुम्हें इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, एचपी का है ये? हम्म, इनके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डिटेल भी है, वो भी जाओगे तो सॉल्यूशंस कौन कौन से सॉल्यूशंस देते हैं ये। अब इस सॉल्यूशंस में जाओगे तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, क्लाउड फिजिक्स का भी होगा कहीं ना कहीं।
कोई नहीं, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब तुम उस पर सर्च करोगे तो तुमको मिल जाएगा। हाँ। ये क्लाउड फिजिक्स है, प्रेस रिलीज इनके पड़ा हुआ है, इनका डिटेल उसमें पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह सारा कुछ, और नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट। ठीक। तो ये आपने एसबीडी पे किया था असेसमेंट पहले? हाँ हाँ किया था, असेसमेंट हमने नहीं किया था, वो टीम अलग थी उसमें। अब असेसमेंट का हो गया, फिर प्लानिंग में आता है कि प्लानिंग में हम्म। सबसे पहले हम ये देखते हैं हम्म। कि कौन से सर्वर फिजिकल हार्डवेयर वाले हैं, कौन हम्म। से वर्चुअल सर्वर हैं, वर्चुअल हम्म। सर्वर में भी वर्जन्स कौन से हैं, हम्म। क्योंकि हमारे टूल की जो भी माइग्रेशन टूल है उसकी हम्म। लिमिटेशन हमको पता होनी चाहिए। ओके। लाइक अगर 2003 2008 के सर्वर हैं तो वो हम्म। कैसे माइग्रेट होंगे। हम्म। ठीक, फिजिकल सर्वर है तो वो कैसे माइग्रेट होगा, हम्म। डेटाबेस सर्वर है वो कैसे हम्म। माइग्रेट होगा। तो हर एक चीज़ की अपनी कैटेगरी होती है। हम्म। उसी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें लिफ्ट और शिफ्ट करना है या हम्म। न्यू बिल्ड करना है। ठीक है। हम्म। अभी 5 मिनट के लिए जरा ब्रेक लेना है, एक हम्म। प्रिंट आउट निकाल लो।